हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई फेज इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 8 लेकर हम आ चुके हैं और भाई इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। भाई हमारे पास दो कंपोनेंट सिस्टम अगर होते हैं तो उसके केस में हम उनका फेज डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। लेक्चर नंबर 7 में थोड़ी सी हमने शुरुआत की थी, तो वहां पर हमने केवल क्या पढ़ा था भाई, रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है ये पढ़ा था और यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने देख रखा है वो वाला लेक्चर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा है तो एक बार जाके देख सकते हैं। बाकी आप यहां पर फोकस कीजिए। अभी हमें क्या करना है, देखो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट सिस्टम है तो भाई ये दो कंपोनेंट सिस्टम जो होते हैं अगर इनका फेज डायग्राम हमें बनाना है तो ये दो टाइप के मिक्सचर बनता है। एक्चुअल में दो टाइप का हम फेज डायग्राम बनता है हमारा। वो दोनों टाइप कौन से होते हैं, बिल्कुल बेसिक फंडे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप फेज रूल पढ़ते हो, जब टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ते हो, वहां पर क्या होता है ना, जब वन कंपोनेंट सिस्टम थोड़ा सा आसान रहता है, जो हम पढ़ चुके हैं आपने देखा भी है, तो उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं जो कि हमें नॉर्मली चीजें समझ में नहीं आ पाती है। तो वही चीजें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैं लेके आया हूं भाई, सच में मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब भी आप टू कंपोनेंट सिस्टम बनाओगे तो उस केस में आपके दो टाइप के आपके दो टू कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम बनते हैं। एक होता है हमारे पास टाइप ए और दूसरा होता है हमारे पास टाइप बी। भाई दो चीजों को मिला रहा हूं सर, दो चीजें कैसे बताई आपने। अगर मैं एक कंपोनेंट ए है दूसरा कंपोनेंट बी है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद कंडीशन दो हो सकती है। पहली कंडीशन, वो दोनों आपस में कोई रिएक्शन ना करें, वो दोनों आपस में कोई भी रिएक्शन ना करें। दूसरी कंडीशन, वो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए, वो दोनों आपस में क्या कर जाए, रिएक्शन कर जाए। अगर आपका जो भी कंपोनेंट है वो आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे, देयर इज नो रिएक्शन, टाइप 1 हो सकता है। टाइप 2 में क्या है कि वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं भाई, रिएक्शन को शॉर्ट में मैंने आर एक्शन लिख दिया है। एक तो वो जो रिएक्शन नहीं करते, एक वो जो रिएक्शन करते हैं। भाई अब आगे की बात करना, सर रिएक्शन नहीं करते मतलब क्या होता है, दे आर कंप्लीटली मिसिबल, दे आर कंप्लीटली मिसिबल। भाई ये कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, यानी एक दूसरे में बिल्कुल होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं, तो वो हमारे टाइप ए हो गए। दूसरी भाई रिएक्शन नहीं कर रहे, सॉरी रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे भाई, कोई ना कोई तो कंपाउंड बनाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहां पर फॉर्म वन और मोर देन वन कंपाउंड। भाई वो आपस में जब मैंने मिलाए, जब मैंने उनको आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद देख रहा हूं वो एक या दो या तीन इस तरह के कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, दोबारा से मैं बता रहा हूं, अगर आपको टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम बनाना है, जब आप दो कंपोनेंट को मिलाओगे या तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, वो आपके टाइप 1 हो गए, टाइप ए हो गए। टाइप बी वाले में मैंने क्या बताया, अगर मिलाने पर रिएक्शन कर रहे हैं तो एक या दो या उससे ज्यादा आपके कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे टाइप बी कंपाउंड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों केसेस में एक टर्म बहुत वेस्ट आता है, उस टर्म को आपको ध्यान भी रखना है। भाई वो क्या टर्म है, वो ये टर्म है। देखिए अगर आपका टाइप ए आपका कोई ना कोई बन रहा है तो वहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, इसे हम बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। और ये यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा जाना था कि यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, बाकी हम यहां पर फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, अगर हम टाइप बी की बात करें तो यहां टाइप बी में हमारे पास दो चीजें मिलती हैं। दो चीजें कौन कौन सी मिलेंगी, एक मिलता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है अपने पास इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई दो तरह का मेल्टिंग पॉइंट का आपने नाम सुना होगा टू कंपोनेंट सिस्टम में, एक कॉन्ग्रुएंट दूसरा इनकॉन्ग्रुएंट और एक हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर। तो टाइप ए वाले यूटैक्टिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं और टाइप बी में आपका कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, इनकॉन्ग्रुएंट मिलेगा। कैसे होता है वो हम जान लेंगे अभी, ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर देते हैं अपना स्टार्ट कर देते हैं भाई क्या, टाइप ए की कहानी। तो देखो कैसे करेंगे।
ये हम टाइप ए की बात कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम यहां पर ले रहे हैं। अभी मैंने आपको कल वैसे बताया था, लास्ट वाली क्लास में ये बताया था कि हमने वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने जब निकालने की कोशिश की, रिड्यूस फेज रूल लगाते हैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितना आ रहा था, अगर फेज रूल लगाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ रहा था। 3 एक्सिस हम बना नहीं सकते, 3D डायग्राम बनेगा। आपको ये बोल रहा हूं, ये शायद समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है ना। थोड़ी देर रुक जाओ, सारी चीज समझ में आएगी। जब हमने रिड्यूस फेज रूल लगाया तो वहां पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पाया था भाई, जिसमें हमारे 2 कंडीशन थे, एक टेम्परेचर, दूसरा हमने कंपोजिशन ली थी जो फेज मोल फ्रैक्शन के टर्म में ली थी। उस तरह से हमने ये बनाया था। अब एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, हम इसको वापस से बना लेते हैं, वापस से बना लेते हैं। 2 कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, दोबारा से सुन लो इस चीज को, है ना। इसको दोबारा से हम बना लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए सर, 2 कंपोनेंट मिला रहा है। मान लीजिए मैंने बोल दिया सर मैं जो कंपोनेंट मिला रहा हूं वो ए बी बोल देते हैं। ए बी सिस्टम है कोई भी हमारा, क्या भाई, ए बी सिस्टम। ए बी सिस्टम मैंने ले रखा है, ए बी सिस्टम मैंने ले रखा है, और ए बी सिस्टम में मेरे 2 कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया ए और दूसरा कंपोनेंट हो गया बी। तो भाई जब आप इसका फेज डायग्राम बनाओगे, ध्यान से सुन लेना भाई, जब आप इसका फेज डायग्राम बनाओगे तो फेज डायग्राम के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक काम करना है, इस तरह से आप डायग्राम को बनाएंगे। इस साइड आप ले लेंगे टेम्परेचर। क्या ले लेंगे भाई, वाई एक्सिस पर आपको टेम्परेचर लेना है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहां पर आपको लेनी होती है कंपोजिशन। क्या लेंगे यहां पर, कंपोजिशन लेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही। जरा देखिए इधर इसी से बात कर लेते हैं। ये जो एक्सिस है यहां पर मैंने 2 बना रखे, एक इधर और दूसरी इधर। इस वाली एक्सिस पर हमारा एक कंपोनेंट रहेगा, दूसरी एक्सिस पर हमारा दूसरा कंपोनेंट रहेगा। यहां पर मैं एक कंपोनेंट, मान लीजिए मैंने ए ले रखा, उसको इस कंपोनेंट पे ले लिया, और दूसरा मैंने कंपोनेंट बी ले रखा, उसको मैंने यहां ले लिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से समझेंगे प्यार से। भाई इस एक्सिस पर मैंने ए कंपोनेंट ले लिया है, इस वाली लाइन पे मैंने बी कंपोनेंट ले लिया है। अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर कंपोजिशन बता रहा है, कंपोजिशन में आप किस चीज को प्रेफरेंस देंगे, मोल फ्रैक्शन को। आप किस चीज को देंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, यहां पर आपका 100% कौन होगा, ए होगा। यहां आपका 100% ए होगा, ए के अलावा कोई भी नहीं रहेगा इस लाइन पर। और इस लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका 100% होगा बी। यहां पर आपका 100% होगा बी, मतलब इस पर बी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। ठीक है सर। और क्या जाना था हमने ये भी जाना था सर, अगर हम बात करें, ये तो परसेंट पे बात होगी, अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, जैसे परसेंट है, परसेंट मैक्सिमम कितनी होती है सर, 100 होती है। ठीक है, फ्रैक्शन कितना होता है मैक्सिमम, फ्रैक्शन 1 होता है मैक्सिमम। तो यहां हम बात करें, यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्योर ए है ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा ये बताना, हम कहेंगे सर 0। क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन पे तो ए है ही नहीं। यहां पर कौन है सर, यहां तो बी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आइए। यहां पर अगर मैं बात करूं सर, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हम कहेंगे 1, क्योंकि प्योर बी है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। यहां पर अगर मैं बी के मोल फ्रैक्शन की बात करूं, कितना हो जाएगा सर, 0। क्यों, क्योंकि यहां तो बी है ही नहीं, यहां पर बी नहीं, इसलिए बी का मोल फ्रैक्शन 0। फिर से सुन लीजिए सर, हमें डायग्राम बनाना है, 2 कंपोनेंट को दिखाना है। एक कंपोनेंट ए हमने यहां ले लिया, दूसरा कंपोनेंट बी हमने यहां ले लिया। इधर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, यहां पर इनकी कंपोजिशन की बात करेंगे, इनकी मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। प्योर ए है, मोल फ्रैक्शन ए का 1 हो गया। प्योर बी है, मोल फ्रैक्शन बी का 1 हो गया। यहां पर बी है नहीं, मोल फ्रैक्शन बी का 0 हो गया। यहां पर ए है नहीं, ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। कहने का मतलब यह है, जब यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे, यहां ए बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहा है इधर से इधर आने पर। ठीक है सर। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। जैसे यहां से यहां आओगे, बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बी का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर कम होता जा रहा है, मतलब यहां से इधर जाएंगे तो आपका ए कम होता जा रहा है और बी बढ़ता जा रहा है, मतलब मिक्सिंग होती चली जा रही है। कहने का मतलब इतना। इसके अलावा और क्या जाना था, हमने जाना था सर, इस एक्सिस पर आपका टेम्परेचर होता है। बिल्कुल होता है सर, टेम्परेचर होता है। तो भाई अगर मैं मान लीजिए ए का मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, तो ए का अपना कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया ए का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
बी का फ्रीजिंग पॉइंट कोई ना कोई होगा, बिल्कुल यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया बी का फ्रीजिंग पॉइंट, भाई ए का कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बी का कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जरूरी नहीं आपको ऊपर लेना, आप नीचे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, पूरा क्या है टेम्परेचर है। अब हर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए मैंने ए और बी का फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं लिया, कम बढ़ती लिया, इसका कम ले लिया, उसका ज्यादा ले लिया। आप चाहते हो कि सर मैं इसका ज्यादा ले लूं, उसका कम ले लूं, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात की हमने। यहां पर मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, ये हमारा ए का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है सर। ये क्या हो गया, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, ये हमारा बी का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। कोई प्रॉब्लम है सर, नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, इतना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है सर, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बात करोगे चीज आपकी सॉलिड फेज में मिलेगी, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड फेज में। जाहिर सी बात है भाई, टेम्परेचर नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट से अगर मैं नीचे बात करता हूं तो जो आपका ए है वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉलिड ए की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है सर। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर बात करूंगा तो मेरा जो ए है वो कैसा मिलेगा मेरे को, लिक्विड ए की फॉर्म में मिलेगा। इतनी भी बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहां पर भी हमने ऐसा ही कुछ जाना था, अगर हम बी की बात करें तो नीचे आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में भी और ऊपर आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में भी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। सर हमने एक चीज और जानी थी कल, क्या जाना था, अगर हम यहां से इधर जाते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है सर, इससे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, कल वाली क्लास में हमने जाना था। हमने ये कहा था सर अगर मैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाता हूं तो सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जितना होता उतना ना रहकर उससे कम हो जाता है। कल मैंने कई सारे एग्जांपल भी दिए थे, जैसे हम उसमें से एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए पानी है मेरे पास, है ना, वाटर है, आई हैव अ वाटर, मैंने वाटर को फ्रिज किया, फ्रिज करने के बाद क्या देख रहा हूं सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मेरा जम जाएगा। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मेरा वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा, जम जाएगा, है ना, जम गया, ठीक है सर, मान लिया जम गया। अभी अगर मैं दूसरी तरफ वाटर लेता हूं और उसमें मैंने क्या डाल दिया, कोई नमक डाल दिया, कोई और सॉल्यूट डाल दिया, अब अगर आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, भूल जाइए, नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने प्योर वाटर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज हो रहा है, लेकिन वाटर में कुछ डाल दिया तो वो 0 पे ना होकर उसको और नीचे टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा, माइनस में टेम्परेचर जाएगा, तब जाके वो सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रिज होगा। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास में यहां पर प्योर ए है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है, जैसे जैसे इधर जा रहा हूं, यहां पर बी बिल्कुल भी नहीं है, इधर जाऊंगा बी बढ़ता जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटता जाएगा। सर इधर भी तो बात कर सकते हैं, कर लो भैया, क्या दिक्कत है। यहां बात करें हम तो जो बी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है सर, इधर से इधर जाने पर इसमें ए बढ़ता जा रहा है तो इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा, और यहां से ए का भी क्या होगा, कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। भाई इसी पॉइंट को बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी कॉन्ग्रेंट पॉइंट बोलेंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कॉन्ग्रेंट नहीं, इसको हम यूटैक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूटैक्टिक मिक्सचर, इसको क्या बोलेंगे, यूटैक्टिक पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पास यूटैक्टिक पॉइंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं वापस से, क्या बोलेंगे। हमने कहा सर ए था, ए का फ्रीजिंग पॉइंट इतना, अगर इसमें बी बढ़ता जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, कम हो गया। इधर बी का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा, एक पॉइंट पर वो होगा कि दोनों सॉल्यूशन का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा,
उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को ही हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। उसको क्या कहेंगे हम, यूटेक्टिक पॉइंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं, अब समझना है हमें इसका फेज डायग्राम। अब समझना है हमें इसका फेज डायग्राम। अब किस रीजन में कौन रहता है भाई, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। अब किस रीजन में कौन रहता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, इतनी चीज मेरे को पता है सर, इससे ऊपर मेरे पास लिक्विड ए है, ठीक है सर, इससे ऊपर मेरे पास लिक्विड बी है। मतलब इस पूरे रीजन में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इसमें लिक्विड मिलेगा ए का और बी का। मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसमें लिक्विड ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है सर, इसमें पूरे में लिक्विड ए प्लस बी मिलेगा। सर ये क्या है, दिस इज फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए। ये मेरा ए का फ्रीजिंग कर्व है, हाँ। ये मेरा बी का फ्रीजिंग कर्व है, बिल्कुल है। हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे लें कुछ, बिल्कुल। इसको काम करिए, इसको आप नाम दे दीजिए ओ। ये मेरा ओ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ए है, इसको आप चलिए ए नाम बोल दें, कुछ और बोले, ठीक है। चलो इसको पी बोल दो, इसको पी बोल दो, इसको क्यू पॉइंट बोल दो, इसको पी क्यू आर इसको बोल दो, एस इसको बोल दो, ठीक है ना। पी क्यू आर एस ऐसे बोल दो, इसको मैंने ओ मान लिया। अपनी तरफ से कोई भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे इतना पता है सर, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, किसकी, पी ओ क्यू की बात करूं, तो यहां पर मेरे को लिक्विड ए और लिक्विड बी मिलेगा, दोनों मिक्स मिलेंगे, ठीक है सर। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस वाले रीजन की, यहां से यहां आने पर, यहां से यहां आने पर हो क्या रहा है भाई, ए जो है वो मेरा फ्रिज होता जा रहा है। क्या बी भी फ्रिज होगा? हम कहेंगे सर नहीं, बी फ्रिज नहीं होगा। तो इस रीजन में कौन मिलेगा सर, इस रीजन में मेरे पास में मिलेगा सॉलिड ए मिलेगा, प्लस मेरे को मिलेगा लिक्विड, मैं डायरेक्ट लिक्विड लिख देता हूं, लिक्विड ए प्लस बी नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं बोल देता हूं लिक्विड। यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, सॉलिड ए मिलेगा, प्लस मेरे को क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, यहां पर कौन सॉलिड हो रहा है, यहां पर तो सर बी सॉलिड हो रहा है। तो यहां बोलेंगे इस रीजन में मेरे को मिलेगा सॉलिड बी प्लस लिक्विड। लिक्विड क्या भाई, लिक्विड तो रहेगा ना, ए थोड़ी इसमें फ्रिज हो रहा है। तो यहां पर आपका सॉलिड ए मिलेगा प्लस लिक्विड मिलेगा, यहां पर आपको सॉलिड बी मिलेगा प्लस लिक्विड मिलेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद क्या बात करेंगे सर, इस वाले रीजन में क्या मिलेगा सर, इससे नीचे अगर हम जाते हैं, तो इसके नीचे तो लिक्विड का सवाल ही नहीं। ये वाला पॉइंट लास्ट है जहां पर लिक्विड है, इसके नीचे तो सबको सॉलिड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस वाले रीजन में तो क्या मिलेगा, यहां पर सॉलिड ए मिलेगा प्लस सॉलिड बी मिलेगा, तो यहां पर सॉलिड ए और सॉलिड बी मिलेगा इस वाले रीजन में। इतनी बात समझ में आ गई होगी सर। अभी तक हमने केवल रीजन्स की बात की है, अभी तक हमने एरियाज की बात की है कि किस एरिया में कौन मिलेगा। साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, इन सब का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी साथ के साथ निकालते चलते हैं, सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर साथ के साथ निकालते चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सर एरिया की। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एरिया की। भाई एरिया कौन कौन से मेरे पास, POQ, यहां पर हम बात करेंगे सर, मेरे पास में एक एरिया है POQ, ठीक है। चलिए और देख लो, पहले सभी देख लो। उसके बाद में क्या, POR, सर एक एरिया है मेरे पास POR, ठीक है। और क्या भाई, और है सर QOS, एक है मेरे पास QOS, ये मेरे पास एक एरिया है। और क्या है भाई, और क्या है, एक ये एरिया हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक ये बचा हुआ हमारा ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ROS, इसको हम बोल देते हैं ROS, ये मेरे पास एक एरिया हो गया। तो कुल मिलाकर मेरे पास 4 एरिया है। इन चारों एरिया में मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कितना होगा, मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कितना होगा, और कौन कौन से फेज यहां पर एग्जिस्ट करती हैं वो सब भी मेरे को निकालना होगा। चलिए एक काम करते हैं, यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं अपना, क्या होगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकालना स्टार्ट। देखिए इधर पहले तो ये बताओ POQ में कौन कौन है भाई। अगर मैं बात करूं POQ में, तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है,
मेरे को एक चीज दिखाई दे रहा है, POQ में केवल मेरे पास लिक्विड A प्लस बी आपको नजर आ रहा है। वहां पर A भी लिक्विड फेज में रहेगा, बी भी लिक्विड फेज में रहेगा। सर दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही जब लिक्विड हैं तो फेज तो एक ही बन जाएगी, कंप्लीटली मिसबल है। सर एक फेज है, कंपोनेंट कितने हैं इसमें? दो हैं, एक ए एक बी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो क्या बताया मैंने, याद है आपको रिड्यूस फेज रूल में बताया, डायरेक्ट ही बता दिया था। क्या बता दिया था? आपको यूज करना है 3 - p, खत्म कहानी। 3 - p कितना है? 1 है। क्या निकालेंगे भाई? F = हो जाएगा 2। F = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। F = हो जाएगा 2। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर अगर आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, अगर आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो यहां पर इस केस में यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भाई? इस पूरे एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2। इस पूरे एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसकी बात करते हैं, दूसरे एरिया की बात करना। दूसरा एरिया कौन सा? POR। देखो POR ये रहा। इसमें 2 चीजें हैं, सॉलिड A और लिक्विड। क्या क्या चीज है भाई? इसमें 2 चीजें अपने पास। एक है अपने पास सॉलिड फॉर्म में A मिलेगा प्लस आपको लिक्विड मिलेगा। तो मुझे ये बताना यहां पर कितनी फेज है भाई? यहां पर तो सर फेज होगी मेरे पास 2, एक सॉलिड फेज है, दूसरी लिक्विड फेज है। सर 2 फेज होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? 3 - p। 3 - फेज कितनी है? 2। F कितना हो गया? 1 हो गया। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर इस वाले रीजन की बात करें तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं। सर अगला हमारे पास है QoS। QoS में सॉलिड भी और लिक्विड रहते हैं। QoS की बात करें तो यहां पर हमारे पास रहते हैं सॉलिड बी प्लस लिक्विड, सॉलिड बी प्लस लिक्विड। तो यहां पर भी फेज कितनी हो गई? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? 3 - p। 3 - p की वैल्यू कितनी है? 2। F की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1। इसका मतलब है इस रीजन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस रीजन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तीनों की बात होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं ROS की बात करूं, यहां पर सॉलिड A मिलता है, सॉलिड B मिलता है। अगर मैं ROS की बात करूं तो यहां पर मेरे को सॉलिड A मिलेगा प्लस आपको सॉलिड B मिलेगा। भाई दोनों सॉलिड A और सॉलिड B दोनों अपनी अलग अलग फेज दिखाएंगे। A की शक्ल अलग होगी, B की शक्ल अलग होगी। जब दोनों ही अलग अलग हैं तो फेज कितनी बन जाएंगी? सर यहां पर भी फेज हमारी कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 - p हो जाएगा। 3 - p की वैल्यू 2 हो गई। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। वी कैन से द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एरिया ROS इज 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो भाई देखो सुन लो दोबारा से, फिर से मैं बता रहा हूं क्या किया हमने भाई। हमने AB सिस्टम की बात करी, इधर हमने A कंपोनेंट ले लिया, यहां पर हमने B कंपोनेंट ले लिया। यहां प्योर A है, यहां पर प्योर B है। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ A है, इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे सॉलिड। यहां पर प्योर आपका B है, इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे सॉलिड। जैसे जैसे इसमें B बढ़ेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, जैसे जैसे इधर से A बढ़ेगा इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जिसमें कम हो गया जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। इसको बोलेंगे यूटैक्टिक पॉइंट। और यहां से नीचे ड्रॉ करेंगे, जो भी मिक्सचर यहां पर आएगा दैट इज यूटैक्टिक मिक्सचर, ठीक है? इस एरिया में लिक्विड A और लिक्विड B दोनों होमोजेनस फेज बनाएंगे, एक फेज हो जाएगी। यहां बात करेंगे, यहां पर सॉलिड A और लिक्विड 2 फेज मिलेंगी, यहां पर सॉलिड B और लिक्विड 2 फेज मिलेंगी, यहां पर सॉलिड A और सॉलिड B 2 फेज मिलेंगी। आई होप सारे के सारे एरिया हमने कवर कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं भाई, कर्व्स की। इसको बाद में देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? कर्व्स की। चलिए हम बात कर लेते हैं कर्व्स में। अब हम बात करने वाले हैं कर्व्स कि कर्व्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। कर्व्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? भाई कर्व्स है कितने?
कप्स मेरे को दो ही दिखाई दे रहे, दो कौन कौन से दिखाई दे रहे सर? एक तो मेरे को दिखाई दे रहा है ओपी, एक ओक्यू, दो दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सर। दोनों की बात कर लेते हैं। तो दो कर्व हैं, यहां पर लिख लीजिए भाई, क्या लिख लीजिए, एक मेरे पास ओपी दिखाई दे रहा है और दूसरा मेरे पास ओ क्यू दिखाई दे रहा है। सर ओ पी पर क्या हो रहा है, देखना ओ पी पर क्या हो रहा है सर, ये फ्रीजिंग पॉइंट को दिखा रहा है, किसके, ए को। तो यहां पर हम बात करेंगे, इसका नाम हो जाएगा दैट इज फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए। दिस इज फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीजिंग कर्व ऑफ पी, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो हमारा ओ ए है, सॉरी ओ पी है, वो फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए है, और जो ओ क्यू है वो फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी है। चलिए भाई एक और काम कर लेते हैं। अब यहां पर है कौन, मुझे ये देखना है भाई। अगर मैं यहां देखूं, इस पूरे कर्व पर देखूं, तो मेरे को इधर आऊंगा, मेरे को सॉलिड ए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। यहां पर सॉलिड ए मेरे को मिलेगा, ठीक है, प्लस और साथ में क्या भाई, लिक्विड तो दोनों तरफ है, लिक्विड भी मिलेगा। ये दोनों चीज यहां पर मिलेंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी सर। मैं ये कह सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए पर आपका सॉलिड ए मिलेगा प्लस आपको लिक्विड मिलेगा। तो भैया फेज कितनी हो गई सर, फेज हो गई अपने पास दो, फेज हो गई अपने पास दो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 माइनस पी, 3 माइनस पी। पी की वैल्यू कितनी है भाई, पी की वैल्यू 2 हो गई। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 1। यानी कि वी कैन से, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना होगा, 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें ओ क्यू की, तो ये क्या होगा भाई, इस पर आपको मिलेगा सॉलिड बी मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, ठीक है सर। हम ये बोल सकते हैं, अगर ओ क्यू की बात करें, तो यहां पर हमको सॉलिड बी मिलता है प्लस आपको लिक्विड मिलता है। तो इस कर्व पर भी फेज आपकी 2 हो जाएंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3 माइनस पी होता है, 3 माइनस 2 हो जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा अपना 1। मतलब इस कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इस कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज हमको ये वाले पॉइंट को जानना है, जो आपका कॉन्ग्रेंट पॉइंट है, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वहां पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं, ये बाय मिस्टेक हो जाता है मेरे को बार बार। यूटैक्टिक पॉइंट है एक्चुअल में, वो यूटैक्टिक पॉइंट है। यूटैक्टिक पॉइंट कौन है भाई, ओ है। इस यूटैक्टिक पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई। इस यूटैक्टिक पॉइंट के कांटेक्ट में आपका कौन होगा, देखो सॉलिड ए होगा सर, सॉलिड ए होगा, प्लस सॉलिड बी होगा सर, बिल्कुल सॉलिड बी भी होगा, तो दोनों है ना। साथ में लिक्विड भी होगा सर, बिल्कुल साथ में लिक्विड भी होगा। और कुछ होगा, और तो कुछ होगा, यही 3 चीजें हैं कॉन्टेक्ट में, ठीक है। अगर हम यूटैक्टिक पॉइंट की बात करें, तो यहां पर आपको सॉलिड ए मिलेगा प्लस आपको सॉलिड बी मिलेगा प्लस आपको लिक्विड मिलेगा, सर कितनी फेज हो गई, सर 3 फेज हो गई। फेज कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 माइनस पी होता है, 3 माइनस 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर, अगर हम यूटैक्टिक पॉइंट की बात करें, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0 होता है। वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 0 होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहां पर जो भी सीखा भाई, हमने क्या सीखा सर, हमने 2 कंपोनेंट लिए थे, एक लिया ए और दूसरा लिया बी, ठीक है सर। दोनों को मिक्स किया, लेकिन मिक्स करने पर याद रखा, वो दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे भाई, रिएक्शन नहीं करेंगे। तो उनका अगर हम देखते हैं, तो यहां पर हमने ए कंपोनेंट ले लिया, दूसरा हमने बी कंपोनेंट ले लिया।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये, जैसे जैसे बी बढ़ेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जैसे जैसे ए बढ़ेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमने बोल दिया यूटेक्टिक पॉइंट। अब ये एक एरिया बन गया, ये एक एरिया बन गया, ये एक एरिया बन गया, ये एक एरिया बन, 4 एरिया बन गए। चारों में कौन कौन से फेज रहती है ये जान लिया, चारों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ये जान लिया, कर्व्स क्या होते हैं ये जान लिया, कर्व्स पे कौन कौन से फेज हैं ये भी जान लिया, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये भी जान लिया, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है ये भी जान लिया, और वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम और उनकी फेजेस क्या होती हैं ये भी हमने जान लिया है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ये हमने जनरल चीजें यहां पर पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। सर कौन से एग्जाम्पल करेंगे, जरा इधर आना, जरा इधर आके देख लीजिए भाई। अगर हम यहां पर आके देखें, टाइप ए जो भी था वो मैंने आपको बता दिया टाइप ए क्या होता है। अब इस टाइप ए का जो फेज डायग्राम कैसे बनता है वो बना दिया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बिस्मिथ कैडमियम होता है, जिंक कैडमियम होता है, AgPb अलॉय होता है ना। तो ये सब के एग्जांपल्स मैं अगले लेक्चर में लेके आने वाला हूं। इन टाइप ए के जो भी 2 कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम है, इन तीनों के एग्जांपल्स के साथ हम अगले लेक्चर में मिलने वाले। इस लेक्चर को हम यहीं पर विराम करते हैं, फिर उसके अगले लेक्चर में हम टाइप बी को स्टार्ट करेंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।